नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे तबादलों की बड़ी तारीख। दरअसल ये तारीख पर इसलिए हम बात करें क्योंकि पहले तो तबादले शुरू नहीं हो रहे थे और अब जब तबादलों का सरकार ने ऐलान किया, अंतिम तारीख थी 31 मई तक तबादले कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर तबादले नहीं होंगे, यानी 31 मई के बाद तबादलों पर फिर से रोक, प्रतिबंध या बैन। लेकिन अब ये बढ़कर हो गया है 10 जून। मौसम को देखते हुए, मौसम ने जिस ढंग से करवट बदली है और समय पूर्व मानसून आ रहा है, उसने तबादले चाहने वाले और तबादले करने वाले सबकी परेशानी पर बल डाल दिए हैं। क्योंकि तबादलों के बाद सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाना, फिर वहाँ जाकर मकान की तलाश करना, बच्चों के एडमिशन करना, ये सब करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं या इसके ऊपर की हम बात करें, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन बाकी जो है, हम अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक भी तबादले के बाद कई बार परेशान होते हैं। और इसी पर आज हम बात करेंगे कि 3 साल बाद बैन तो खुला, लेकिन अब कर्मचारी भी बेचैन है और सरकार भी बेचैन है। तो बैन और बेचैन, इस पर बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में कर्मचारी नेता श्री रमेश राठौर जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं टेलीग्राम पर जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार श्री चैतन्य भट्ट जी, और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हैं हमारे पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी। मेरी आवाज़ आ रही है भट्ट साहब आपको? हेलो जी। दरअसल पहले तो तबादले शुरू नहीं हो रहे थे और सभी का अनुमान था कि 30 या 31 मई आखिरी तारीख नहीं होगी। हर बार 10-15 दिन का इजाफा होता है और उसके बाद फिर बाकी 8 दिन बिना तारीख के भी तबादले होते हैं। लोग कहते हैं कि बैक डेट में ऑर्डर निकल गए, तो ये भी होता है। और हम ऐसा नहीं कहते कि रात को 12 बजेंगे और 10 जून की रात को तबादलों पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो आपकी राय, ये ट्रांसफ़र की जो तारीख बढ़ी है, ये उन लोगों के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है जो अपने बच्चों को लेकर एक शहर से दूसरे शहर बोरिया बिस्तर बांध कर जाते हैं। और इस बारिश, चूँकि बारिश समय पूर्व बारिश आ गई है मध्य प्रदेश में भी, इस ऐसी स्थिति में क्या गुजरेगी उन पर, और सरकार की तरफ से या कर्मचारियों की तरफ से क्या वो व्यवस्था करेंगे? आपकी राय? देखिए राघवन जी, जो सरकारी कर्मचारी हैं या शिक्षक है या दीगर अधिकारी हैं, उनका तबादला होना एक सतत प्रक्रिया होती है। जी। और हर साल इस तरह के तबादले होते हैं। इस बार लंबे समय बाद तबादलों की स्थिति बनी है। और जैसा कि आपने पहले भी एक बार किसी डिबेट में कहा था कि 31 मई जरूर लास्ट डेट है, लेकिन उसके बावजूद बढ़ाई जाएगी ये। और वो देखिए कि आप 10 जून तक उन्होंने डेट बढ़ा दी है। दिक्कत क्या है कि तमाम तरह के जो आवेदन आते हैं, उनको स्क्रूटनाइज करना, उसको देखना, उसमें क्या वास्तविकता है क्या नहीं है, इसमें समय लगता है। जी। और अभी जैसा कि जानकारी आई कि 38,000 शिक्षक तबादलों की लाइन में लगे हुए हैं। तो इतने लोगों का तबादला, उतना ही सरकारी कर्मचारी होंगे, दीगर जो पोस्ट होंगी उसके भी तबादले होने हैं। अधिकारियों के, जहां तक आपने जो छोटे कर्मचारियों की और शिक्षकों की बात की, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी 15 जून से स्कूल खुल जाएंगे बच्चों के। और टीचर्स को तो 1 तारीख से स्कूल जाना है, उनके स्कूल 1 जून से खुल जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अगर तबादला होता है तो उस व्यक्ति को वहां जाके बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मकान ढूंढना है, फिर बच्चों के नए स्कूल में एडमिशन करवाना है। ये तमाम चीजें हैं। इसलिए बेहतर ये होता कि अगर आप अप्रैल से तबादले शुरू कर देते और 15 मई तक ये तबादले होते रहते, तो उसको समय मिल जाता है 15 दिन का कि वो जाके अपनी व्यवस्था वहां बना ले। देखिए, बड़े अधिकारियों की बात अलग है, उनको तो जहां भी तबादला होता है उनका तो उनको बंगला मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, घोड़ा मिल जाता है, चपरासी मिल जाते हैं, नौकर सब मिल जाते हैं। जी। लेकिन जो क्लास 3 के कर्मचारी होते हैं या उससे भी नीचे के कर्मचारी हैं, उनका जब तबादला होता है तो उनके सामने काफी संकट की स्थिति बनती है। या तो वो अपना परिवार छोड़ के पहले वहां जाते हैं, वहां व्यवस्था बनाते हैं, फिर वो अपने परिवार को लेकर जाते हैं, लेकिन फिर उसमें एडमिशन्स की प्रॉब्लम होती है, बच्चों के एडमिशन की। अब जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको कहाँ लेके जाओगे आप? जी। तो उसको फिर वहीं पढ़ाना पड़ता है। तो 2-2 जगह का जो खर्चा है वो सरकारी कर्मचारी के सिर पर आता है। तो ये ठीक है कि अब बहुत लंबी संख्या में तबादले हो रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी भी कहा कि हो सकता है कि 10 जून के बाद भी बैक डेट में तबादले होते रहे, ऐसा हमेशा से होता आया है। जी। फिर उसमें जुगाड़ भी चलता है, ऊपर की जो लेन-देन की बातें भी चलती हैं। कहा ज़रूर जा रहा है कि
ऑनलाइन तबादले होंगे, लेकिन ऑनलाइन में भी कई बार सर्वर डाउन होता है, एप्लीकेशन मिलती नहीं है। फिर ये कहा गया कि ऑफलाइन भी हो जाएंगे, तो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जुगाड़ तो हर जगह चलता है, लेन देन चलता ही है। सब जी तबादला तो उद्योग ही कहा जाता है। जी तमाम जी राजनीतिक दलों के जब तबादले होते हैं तो यही कहा जाता है कि तबादला उद्योग है। चाहे कमलनाथ सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि तबादला उद्योग हो गया है। अब कांग्रेस आरोप लगाए कि तबादला उद्योग बन गया है। तो ये बात सही है कि एक प्रक्रिया होती है, लेकिन उसमें भी एक कोई ऐसा कि 3 वर्ष के बाद ही तबादला होगा, और वो ऐसे समय पे हो जब स्कूल ना खुल रहे हो। बिल्कुल। स्कूल 15 जून से खुल जाएंगे बच्चों के, उसके पहले अगर आप तबादला कर दो 15, 20, 25 दिन पहले, तो व्यक्ति को सहूलियत हो सकती है। तो ठीक है, अब देखते हैं अपन के 10 तारीख के बाद भी तबादले जारी रहते हैं, या हो सकता है कि सरकार उस तारीख को और आगे बढ़ा दे, क्योंकि जिस गति से और जिस संख्या में तबादलों के आवेदन आए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा संकट होता है कि उसको देखना है उसमें वास्तविकता कितनी है। कोई बेवजह तो तबादला नहीं चाह रहा, जो तबादला नहीं चाह रहा उसका तबादला तो नहीं हो रहा, नेताओं की क्या सिफारिश चलती है, अधिकारियों की क्या सिफारिश चलती है। ये एक बहुत ही गड्ढमड्ढ की स्थिति रहती है तबादलों के बारे में। तो बेहतर जी ये हो कि 10 तारीख तक किसी भी हालत में तबादलों पे रोक लग जाए, तो उस बीच फिर हो सकता है कि जो छोटे कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, वो अपनी व्यवस्था बना लें। बिल्कुल। लेकिन उससे निश्चित तौर पे उनको परेशानी का सामना तो करना पड़ता है। और कई बार तो ये होता है कि साल साल भर व्यक्ति अकेला दूसरी जगह रहता है, उसका परिवार दूसरी जगह रहता है, उसकी परेशानियां होती हैं, परिवार को भी परेशानियां होती हैं, उस व्यक्ति को भी परेशानी होती। तो ये तमाम चीजों को सरकार को ध्यान में रख के इस जी तरह की अगर तबादला नीति बनाई जाए कि जो जल्दी से जल्दी हो जाए, और कम से कम स्कूल खुलने के पहले हो जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, आपने पूरी चीज़ को एकदम विस्तार से बता दिया है। लेकिन तबादलों की तकलीफ तो हमने पिछले दिनों सुनी थी कि हाई कोर्ट के एक जज का तबादला होता है और वो सीजीआई पर आरोप लगाते हैं कि साहब मुझे प्रताड़ित करने के लिए मेरा तबादला कर दिया गया, जबकि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। तो प्रताड़ना और बेवजह और बावजह तबादलों का मामला तो सब जगह होता है और उसमें सियासत भी होती है और राजनीतिक शत्रुता भी होती है। अगर किसी विधायक या मंत्री से किसी अफसर ने ईमानदारी या बेईमानी के चक्कर में पंगा लिया है, तो ये तबादलों का मौसम उसके लिए बहुत वज्रपात करने वाला होता है। और हम इस पर भी बात करेंगे कि ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का मामला है, सिस्टम में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ऑनलाइन तबादले, लेकिन ऑनलाइन तब होते हैं जब ऑफलाइन एडजस्टमेंट हो जाता है। और हमने ये भी देखा कि सिस्टम तो ऐसा है कि ऑनलाइन तबादले होगा, आवेदन आप कर रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन है। ये सर्वर का जो मसला है ये भी सरकार सुधार नहीं पा रही है, क्योंकि जब मौके आते हैं तभी सर्वर डाउन होते हैं। वैसे सर्वर ठीक चलता है, हालांकि सर्वर का जो मामला है वो इसको लेकर भी बहुत दिक्कत हो रही है कि जो मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रियाँ होती हैं खरीद फरोख्त की, जो ज़मीनों के, मकानों के, प्लॉट के, खेत के, उसमें भी जो सिस्टम है वो इतना तकलीफदेह है कि सिस्टम नया नया इंट्रोड्यूस हुआ अभी 3-4-5 महीने पहले, लेकिन दिक्कत है कि पूरे मध्य प्रदेश में सर्वर भाई जो हैं वो सबको तकलीफ दे रहे हैं, चाहे ज़मीन को खरीदने वाला हो, चाहे आवेदन को चाहने वाला हो। लेकिन जो अब खबर है वो ये कि सरकार को तबादले करने 10% और आवेदन आ गए हैं 15% से ऊपर के। ये जो परसेंटेज का मामला है, तबादलों की संख्या और उसके बदले कमीशन लेने का मामला, पहले 20% में तबादले होते थे, आप 10% दे आइए तबादला हो जाएगा, मिस्टर 20%, मिस्टर 25%। ये भी इस पूरे महीने में निकल कर बाहर आएंगे कि कितने परसेंट पे कहाँ तबादले हो रहे हैं। अखबारों में, मीडिया में ये भी सूचियाँ मिलेंगी कि पुलिस के तबादलों में इतने परसेंट, शिक्षक बेचारे मास्टर की हम बात करें उससे भी परसेंटेज लेना लोग नहीं छोड़ते, जबकि वो तो बहुत गरीब और एक तरह से गौ पुरुष होते हैं। गौरव जी, तबादलों का सीजन है और ये तबादलों को हम बदली भी कहा करते हैं पुराने ज़माने में। बदली नीचे भी हो रही है और बदली आसमान से भी बरस रही है, यानी बारिशों का मौसम है और तबादलों की बारिश हो रही है। आपकी राय, ये तारीख तो बढ़ गई है, लेकिन ये तारीख बढ़ने के बाद मौसम ने जो करवट ली है, बारिश जो आ रही है, ये तकलीफ बढ़ाएगी तबादले होने वाले कर्मचारियों की और तबादले मांगने वालों की भी। आपकी राय? स्वाभाविक तौर पर तकलीफ बढ़ाएगी, लेकिन मैं राघवेंद्र जी आपको बताऊं कि आज भोपाल में मध्य प्रदेश के सारे विधायक, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, कई लोग डेरा डाले हुए थे। और ये डेरा सिर्फ इसलिए डाले हुए थे कि इनके माध्यम से जो सिफारिशें मंत्रियों को दी गई हैं उसे प्रॉपर तरीके से लाइन अप किया जा सके। लेकिन ये तो तारीख बढ़ा दी गई, एक अलग बात है, लेकिन किसी भी
कर्मचारी का तबादला राजनीतिक सिफारिश पर क्यों? पहले भी राजनीतिक सिफारिशों पर तबादले हुआ करते थे, लेकिन आप देखिए मात्र 10 या 15% तबादले हुआ करते थे टोटल लिस्ट में से, जो राजनीतिक सिफारिश पर हुआ करते थे। जी। लेकिन वर्तमान दौर में अगर हम बात करें तो आज 90% से ऊपर तबादले राजनीतिक सिफारिशों पर हो रहा है। सबसे पहले इस पर रोक लगाना चाहिए। आखिर क्यों किसी कर्मचारी को ट्रांसफर चाहिए है तो किसी विधायक से लिखा कर लाए या किसी सांसद से लिखा कर लाए, उसके बाद तबादला करते हैं। प्रशासनिक आधार पर मांग रहा है, प्रशासनिक आधार पर स्वयं के व्यय पर मांग रहा है तो आप स्वयं के व्यय पर दीजिए। लेकिन यहाँ पर स्थिति बड़ी विपरीत है। दूसरी चीज, एक हालिया घटनाक्रम घटित हुआ है जो पूरे देश में चर्चित है। देवास मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर जो घटनाक्रम घटित हुआ, धाकड़ मामले के तहत जो सामने आया है, वो मामला भी ठीक इसी तरीके का है। वो महिला शिक्षिका थी, वो भी अपने ट्रांसफर के लिए वहां पर लगी हुई थी। जो जानकारी मुझे सूत्रों के अनुसार मिली, मैं वो बता रहा हूँ। इस तरीके की गंदगियां भी राजनीति में सामने आ रही। तबादलों में नौकरी दिलाई जाने को लेकर के इन पर रोक लगाई जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं राघवेंद्र जी एक बात करना चाहता हूं कि कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने जब नौकरी प्राप्त की थी तब उनको नौकरी स्थानीय जिले में दी गई थी, किसी एक जिले के लिए विशेष तौर पर दी गई थी, लेकिन उनकी शादी दूसरे जिले में हो गई। अब पति अलग काम कर रहा है, पत्नी अलग काम कर रही है, जबकि शासन का नियम है पति पत्नी को एक जगह पर करना चाहिए। तो इस तरह के मामले शासन सबसे पहले देखे और उन मामलों को समायोजित करते हुए सबसे पहले ये सुविधा इनको प्रदान करे ताकि उनके परिवार बिखरने से बच सके या वो परिवार के साथ रह सके। बिल्कुल। जो बारिश की बात आपने कही है जी, वो 100% सही है। कर्मचारी अंततः इसी प्रकार पछताता है जो व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक सिफारिश नहीं होती और जिसको सजा के तौर पर तबादला मिलता है, वो तो सजा भुगतने के लिए मजबूर हो जाता है। गौरव जी, सरकारी नौकरी पाने के लिए आदमी जी तोड़ मेहनत करता है। सरकारी नौकरी पाने के बाद वो बहुत समझौते करता है कि नौकरी में वो अपने अस्तित्व को बनाए रखे, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब है कि आपको रोज़गार की गारंटी है, आपको आपकी जॉब सिक्योरिटी है। लेकिन उस जॉब सिक्योरिटी के बदले में सरकारी कर्मचारियों को बहुत समझौते करने पड़ते हैं। एक का तो आपने जिक्र किया उस घटना का जो नेशनल हाईवे पर आपने कहा कि जो हुई और उससे काफ़ी वो चर्चित रही है, उसके विस्तार में हम नहीं जाना चाहेंगे। ऐसे बहुत समझौते करने पड़ते हैं, खासतौर से महिला कर्मचारियों की बात करें, महिला अधिकारियों की बात करें, और अगर उसमें कहीं महिला का जो आपने बताया कि पति बेचारा दूसरे ज़िले में और वो दूसरे ज़िले में है, फिर तो जो बीच के मूसर चंद हैं ये बहुत तकलीफ देते हैं और ये एक तरह का शोषण भी करते हैं, आर्थिक शोषण भी करते हैं, मानसिक भी करते हैं और ये प्रताड़ित भी होते हैं इसमें। तो ये मामला तो बहुत ही संवेदनशील और बड़ा मानवीयता का है। इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि आप जैसा भी उद्योग चलाएं, तबादला उद्योग चलाएं, जो मर्जी चलाएं, लेकिन सरकार में बैठे लोग, हालांकि हम अपेक्षा गलत कर रहे हैं, वहाँ तो मजबूरी का ही फ़ायदा उठाया जाता है। जो कर्मचारियों की ज़रूरत है कि उसके माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है, उसके घर में किसी की तबीयत खराब है, इसलिए उसको अपने फलाने शहर में तबादला चाहिए, इन चीज़ों पर मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ विचार करके तबादले करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई किसी की माँ बीमार है तो उस बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि वो बुढ़ापे पर अपनी माँ की सेवा करे। लेकिन सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं कि माँ को वो किसी के दूसरे के हाल पर छोड़ दे। या बहुत लोग कहते हैं, मैं बात को लंबी नहीं करूँगा, ये भी लोग कहते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो तबादले तो होंगे, आप एडजस्टमेंट करिए, माँ बाप की सेवा के लिए घर में दूसरे भाई हैं उनको मौका दीजिए, उनको जिम्मेदारी दीजिए। लेकिन कई बार इकलौते लड़के होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि बेटा जो है, दूसरा बेटा सक्षम नहीं होता कि माता पिता की सेवा कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को कोई भी गाइडलाइन ऐसी बनानी चाहिए ताकि इस तरह के मामलों में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम हो। जब पति पत्नी 2 जिले में नियुक्त हो तो उनको एक ही जिले में किया जाए, एक जगह किया जाए, और जहाँ बीमारी का मामला है वहाँ पर ज़रूर मुझे लगता है कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट की तकलीफ़ है, कोई और बीमारी से पीड़ित है जो लाइलाज है या बहुत ही तकलीफ़देह है। रमेश जी, आप तो खुद सरकारी नौकरी में हैं, कर्मचारी नेता हैं, आप इस चीज़ को रोज़ बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन जब किसी एक कर्मचारी के पास इस किस्म की कोई फाइल आती है तो वो कर्मचारी भी उस पर मुरव्वत नहीं करता है, संवेदना के साथ टिप्पणी लगाता है, उसमें भी फिर वो खेल होता है जिसकी हम आलोचना करते हैं। आपकी राय, तबादले 10% है लेकिन 15 से 20% के आवेदन आए हुए, इन पर सरकार स्क्रूटनी करेगी जैसा
भट्ट जी ने बताया है, और फिर मुझे लगता है कि तबादले हो पाएंगे। 10 दिन ये बढ़ गए हैं, इसका मतलब कि मारामारी और संकट के 10 दिन और बढ़े। आपकी राय? देखिए, कहा जाता है कि दो तरह के आंसू होते हैं, खुशी के आंसू, एक गम के आंसू। तो इसी तरह ये तबादले जो हैं, ये स्वैच्छिक वाले तबादले हैं। इसमें पिछले 3 साल से बैन लगा हुआ था। कर्मचारी खुद चाहते थे कि तबादले हों उनकी स्वेच्छा के आधार पे। एक होते हैं प्रशासनिक तबादले जो साल भर होते हैं। उस प्रशासनिक तबादले अधिकारी अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन जब ये बैन खुलता है, ये बैन केवल इसलिए खुलता है कि जो कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकें। इसके अंदर प्रशासन की अनुमति ली जाती है, और इसको दो तरह से होते हैं, एक ऑनलाइन भी, ऑफलाइन। बहुत सारे विभागों में ऑनलाइन है, बहुत सारे विभागों में ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसफर ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन का मतलब है कि आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। कुछ विभागों में ट्रांसफर भी ऑनलाइन होते हैं, आदेश ऑनलाइन पे आता है उनके। जैसे शिक्षा विभाग के अंदर सार्थक ऐप है, उसके अंदर जो उनका एजुकेशन पोर्टल है, उस पर आपके मोबाइल पे आपका आदेश आ जाता है। तो भले ही ये कहा जाता है ऑनलाइन ट्रांसफर, लेकिन होते ऑफलाइन ही। फाइल चलती है, सारी चीजें, प्रशासनिक अनुमोदन लिया जाता है, उसके बाद ट्रांसफर होते हैं वो। चूंकि ट्रांसफर की बड़ी आवेदन जो आते हैं, उसकी स्क्रूटनी की, स्थान पर लेने की, कर्मचारियों को देखने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, छटनी की, कि कौन सा कर्मचारी पात्र है, कौन सा नहीं है, कौन सा अपात्र है, किसको क्या करना है, पद खाली है, पद नहीं खाली है। सूचियां बुलवाई जाती हैं, जिलों से जानकारी बुलवाई जाती है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये वास्तव में इनकी पत्नी, ये जो कर्मचारी की पत्नी वह कहाँ पे पदस्थ है, ये सारी जानकारी और आवेदन करने में कम से कम 15-20 दिन का समय लग जाता है। फिर स्क्रूटनी में 15-20 दिन का समय लग जाता है। तो जो 1 महीने का ट्रांसफर की जो डेट थी, वो पहले से ही नाकाफी थी। हम पहले से ही मांग कर रहे थे कि कम से कम 2 से ढाई महीने का होना चाहिए। और रही बात स्कूल में बच्चों के एडमिशन की, तो बच्चों के एडमिशन जुलाई अगस्त तक होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी उसकी समस्या है ट्रांसफर उसका होना, क्योंकि सालों से ट्रांसफर बैन लगा हुआ है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी जिनकी शादी हो चुकी है, वो शादी के बाद अपनी ससुराल जाना चाहती हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कुंवारी तो हैं, लेकिन उनकी जब नौकरी लगी वो रीवा में लग गई, सतना में लग गई, लेकिन उनका घर झाबुआ में है, अलीराजपुर में। वो रीवा सतना से झाबुआ जाना चाहती है अपने माता पिता के पास, क्योंकि अकेली लड़की वहाँ कैसे है। बहुत सारे लोग ग्वालियर से सागर जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम मजबूरियां होती हैं, और बहुत सारे जो युवक हैं। बिल्कुल। असल में रमेश जी, हमारा सवाल संवेदना को लेकर भी है। तबादले तो लोग आवश्यकता के हिसाब से करते हैं, कई बार तबादले प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी होते हैं, लेकिन हम जिस बात पर फोकस करना चाहते हैं वो ये कि ज़रूरत के हिसाब से, परिवार की ज़रूरत और माहौल। आपने कहा कि जो जिन बेटियों की शादी नहीं हुई वो अकेली नौकरी कैसे करेंगी, जबकि माहौल इतना ख़राब है कि कोई भी कहीं सुरक्षित नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर अगर लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो कस्बे में है, गांव में है, अकेली माँ बाप को छोड़कर कैसे रहेगी। तो ये जो स्थितियां बनती है, उसमें मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, आप भले ही उसको आपकी सरकारी मर्यादा के अनुसार उसको ना आगे बताएं, लेकिन क्या इस तरह के मामलों में संवेदना के आधार पर फैसले होते हैं, या इस पर जुगाड़ ज़्यादा होती है? क्योंकि ये जो जुगाड़ है, ये जो गौरव जी ने कहा कि तबादले स्वेच्छा से होने वाले हैं, लेकिन उसमें भी राजनीतिक सिफारिशों की बात की जा रही है कि किसी विधायक की आप चिट्ठी लेकर आइए, किसी सांसद की चिट्ठी लेकर आइए, तो फिर ये तबादले तो पॉलिटिकल हो जाएंगे। तो मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि क्या ज़रूरतमंद तबादले मांगने वालों को अधिकारी जो टिप्पणी लगाते हैं, ऐसा कोई आपका तजुर्बा हो कि हाँ साहब, हम तो, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि अगर ज़रूरतमंद है तो उसके तबादलों में कोई ज़्यादा पैच नहीं होते, कोई रोक टोक नहीं होती, तबादले बहुत अच्छे से हो जाते, चाहे वो शादियों का मामला हो, कुंवारी बेटी की कहीं और पोस्टिंग का मामला हो, या परिवार में माँ बाप के बीमार होने का मामला हो। इस पर अगर आपकी कोई? देखिए, अभी शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, जी, स्वास्थ्य विभाग, अभी इसमें बहुत सारे ट्रांसफर हुए हैं, और इनमें सब ऑनलाइन प्रक्रिया हुई है, ऑनलाइन आवेदन। उसमें एक एक व्यक्ति से 10-10 स्थान मांगे गए थे कि आप जहाँ खाली है रिक्त पदों की सूची दर्शा दी गई है। रिक्त पदों की सूची दर्शाने के बाद उस व्यक्ति ने फॉर्म भर दिया कि मुझे ये स्थान चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग में भी हुए, उनको जो स्थान, मेरा मानना क्या, स्थान बताने के बाद उस पर तबादले होते हैं जी जी, या कुछ जुगाड़ करनी पड़ती है? ये मेरा देखिए, जो जैसे बहुत सारी ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर विधायक, जनप्रतिनिधि, ये सारे लोग भी महत्वपूर्ण है। तो इन लोगों की सिफारिश से भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं, उनको लगता है कि हमारा जो है ट्रांसफर ऐसे नहीं हो सकता, जो हमने फॉर्म भरा
तो विधायकों से भी चिट्ठी लिखाते हैं और ठीक। विधायकों के पास जाते हैं, सांसदों के पास बिल्कुल। जाते हैं, उनकी चिट्ठी की सिफारिश भी मंत्री को माननी पड़ती है। चलिए। क्योंकि वो नहीं जनप्रतिनिधि। मेरा सवाल दूसरे दौर, अब चूंकि समय नहीं बचेगा, संवेदना का था, क्या अधिकारी भी उस पर वैसी टिप्पणी करते हैं कि भाई इस कर्मचारी की, अधिकारी की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कैंसर से पीड़ित है, ये लड़की की शादी अभी हाल में हुई है, इसको इसके पति के पास पोस्ट कर दिया या पति को वहां जी पर। बिल्कुल, अभी ऐसे बहुत सारे स्थानांतरण हैं जो पति पत्नी एक स्थान पे हुए हैं चलिए। और सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को दी गई है। ठीक। और जो ट्रांसफर है उसमें सबसे पहले प्राथमिकता जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है उनको है, सेकंड प्राथमिकता जिनकी पत्नी या पति एक दूसरे से अलग अलग स्थानों पे, सेकंड प्राथमिकता उसको है, उसके बाद तीसरी प्राथमिकता है। चलिए भट्ट साहब, रमेश जी तो कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें ठीक ठाक है, हालांकि उनका कहना भी मर्यादा के भीतर है, बहुत सारी बातें कहने के लिए वो भी मुझे लगता है कि उनकी भी एक क्या कहेंगे उसको, आड़ भी करनी पड़ती है। बाकी चीज़ों को हम अच्छे से जानते हैं। आपकी राय? तबादलों की दिक्कतें बहुत है, बदलियाँ भी हो रही है, ऊपर से बादल भी बरस रहे हैं और नीचे से ऑफलाइन ऑनलाइन का चक्कर भी है, आपकी छोटी सी टिप्पणी। तबादले होते हैं वो कई बार बहुत संवेदना के साथ भी अधिकारी टीप लिखते हैं और उस पर सरकार ध्यान देती है और उस व्यक्ति का तबादला किया जाता है, लेकिन उसमें राजनीति भी आती है। देखिए अभी जो आदेश आए हैं उसमें ये कहा गया है कि संबंधित जो विधायक हैं उनकी भी राय ली जाएगी। और स्थिति यह है कि विशेषकर पुलिस में अगर आप देखें तो पुलिस में अगर किसी टीआई को तबादला करवाना है तो स्पष्ट रूप से, अघोषित रूप से कहा जाता है कि पहले आप वहां के विधायक से स्वीकृति ले लें, तब जाके उदाहरण सर का तबादला होता है। तो उसमें पॉलिटिक्स तो होती है, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। और हर व्यक्ति चाहता है कि भाई हमारा तबादला ऐसी जगह हो जाए जहां हम चाहते हैं, तो उसके लिए फिर उसको मालूम है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें सांसद से चिट्ठी लिखवाता है, विधायक से चिट्ठी लिखवाता है, तो उस आधार पर भी होता है। तो ये बात सही है कि विधायक हो या सांसद हो, वो भी देखते हैं कि भाई उनका अगर इलाके का व्यक्ति है, अगर उसको कोई तकलीफ है तो वो भी चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन फिर कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती है कि इतनी चिट्ठियां हो जाती है कि फिर सरकार को भी समझ में नहीं आता, अधिकारी को भी समझ में नहीं आता कि हम किसको एडजस्ट करें। तो जैसे अभी आप देखें कि सेंट्रल स्कूल में जो एक प्रक्रिया थी जिसमें सांसद को 10 एडमिशन देने की सुविधा दी गई थी, तो एक बार जबलपुर में राकेश सिंह जो हमारे सांसद थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास कम से कम 1500 एप्लीकेशन है, अब मैं किसको मना करूं। तो हम लोगों ने लॉटरी सिस्टम कर दिया है, तो लॉटरी निकालने के लिए आप आ जाइए, ताकि किसी पे ये ना है कि आपने किसी व्यक्ति से, स्वतंत्र व्यक्ति से लॉटरी नहीं निकलवाई। तो ये भी स्थितियां बनती हैं। अब तो वो स्थिति खत्म हो गई, सांसद का कोटा खत्म हो गया है, लेकिन तबादलों में संवेदना का निश्चित तौर पे ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर ऐसे लोगों पे जो महिला अकेली है, किसी कस्बे में है, किसी गांव में है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, या जिसके माँ बाप बहुत ज्यादा बीमार हैं या वो खुद भी बहुत बीमार है, जो बड़े शहर में रहना चाहता है कि वहां कम से कम इलाज उसको मिल जाएगा सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में, उसको भी देखना पड़ेगा। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी शत्रुता के भाव से किसी भी व्यक्ति का कहीं तबादला कर देते हैं और फिर वो बेचारा परेशान होता रहता है, बार बार चक्कर लगाता है बल्लभ भवन के। अभी जैसा आपने भी बताया कि बल्लभ भवन में काफी लोगों की भीड़ है, विधायक भी हैं, पूर्व विधायक हैं, पार्षद हैं, वो सब अपनी अपनी चिट्ठियां लेके आए हैं कि हमारे व्यक्ति का तबादला कर दिया जाए। असल में तो ये एक प्रक्रिया तो है, लेकिन उसको सरलीकरण कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। इसके लिए तो जो काम करने वाले अधिकारी, जब तक उनकी नीयत साफ नहीं होगी, सरकार की नीयत पर मामला है, क्योंकि सबको पता है कि ये जरूरी और ये गैर जरूरी है। इसमें सबसे बड़ा मामला शिक्षा का है। शिक्षकों के तबादले बहुत युक्तिकरण से कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक, एक स्कूल में कई शिक्षक के तबादले हुआ और दूसरा स्कूल खाली पड़ा हुआ है, तो शिक्षा का मामला बहुत, शिक्षा हुआ, अस्पताल हुए, स्वास्थ्य महकमे में भी तबादले बहुत संवेदना के साथ और बड़ा युक्तिकरण करके करना चाहिए कि जहां डॉक्टरों की कमी ना हो। क्योंकि अभी भोपाल में खबर है कि एक पद के लिए 50 आवेदन आए, अब एक अनार और 100 बीमार, सरकार भी क्या करेगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को कई जगह बहुत निर्ममता के साथ काम करना पड़ेगा और कई जगह बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें 2 महकमों पर सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता, एक तो शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। बाकी चीज़ों में आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। और पुलिस महकमे का तो मालूम है कि पुलिस जहाँ भी जाएगी वो अपना डंडा चलाती है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। गौरव जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवन जी, पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज, जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसकी संवेदनशीलता, उसकी के साथ संवेदनशीलता से आप निर्णय लीजिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर गौरव जी ऐसा हो जाएगा तो राम राज्य की स्थिति बन जाएगी, जबकि ये संभव नहीं है।
लेकिन रामराज्य तो लाना पड़ेगा ना राघवन जी। कर्मचारी इसीलिए तो फिर बेईमानी पर उतारू होते हैं। अब और काय के लिए होंगे जब वो कौन अदम गोडमी साहब का एक शेर है, किसी मैं नाम भूल रहा हूँ, कि लीडर को रंज बहुत है मगर आराम के साथ। तो वो हुक्काम के साथ बैठ के दारू भी पीते हैं, मुर्गा भी खाते हैं और फिर रंज भी उनको बहुत होता है। लेकिन चलिए, ये तो चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन हमारा सिर्फ फोकस इस बात पर है कि तबादले होते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तबादलों पर बैन भी आएगा, लेकिन इस पूरे भीड़ भाड़ में, इस भीड़ भड़के में जिनको ज़रूरत है उन पर सरकार पहले फैसला करे, बीमारों का ध्यान रखे, जो पति पत्नी अलग तबादले हो गए उनको एक साथ कर दे, जो बेटियां कुंवारी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है उनको माता पिता के पास भेज दें, वहीं उसी शहर में, उसी ज़िले में, कस्बे में उनकी पोस्टिंग कर दे ताकि वो सुरक्षित रहें। और उसके साथ साथ जो ज़रूरतमंद हैं, जिनकी ज़रूरत है, उनका तबादला करती जाए। रमेश जी, आपकी बहुत छोटी टिप्पणी, समय खत्म हो गया है। देखिए, तबादले आपने जो कहा है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जी। संवेदनशीलता के साथ कर्मचारियों के आवेदन पर विचार करते हुए उनके स्थानांतरण किए जाने चाहिए। ठीक। पहली प्राथमिकता गंभीर और जो आपने बताया उसी के अनुसार होना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि बादल भी ऊपर से बरस रहे हैं और नीचे बदलियों की सूची भी बेकरार है बाहर निकलने के लिए, और सरकार ने तारीख बढ़ा दी 10 दिन तक। तो ये अभी मौसम 10 दिन और चलेगा, उसके बाद बादल भी बरसेंगे ऊपर से, लेकिन सरकार के बादल तो 10 के बाद लगता है शांत हो जाएंगे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। भट्ट साहब, आपका बहुत साधुवाद। गौरव जी, आपका धन्यवाद। और रमेश जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।